जो एग्जामिनेशंस हैं, जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण तब होते हैं, उनमें पास तब होते हैं अच्छे नंबर से, डिस्टिंक्शंस तब आती हैं जब आपकी मेमोरी पावर ठीक से काम करती हो, आपका स्मृति बहुत ठीक हो, अध्ययन जो आपने स्वाध्याय किया, जो पढ़ाई की उस विषय की, और वो फिर ठीक से आपको याद भी रहे। वही तो उसी में तो एग्जाम में आप पास होते हैं। और वो चाहे रिटन एग्जाम हो, चाहे ओरल हो, चाहे कौन बने करोड़पति में भी जाके बैठें तो आपसे सवाल ही तो पूछते हैं कुछ। अब वो अगर आपकी स्मृति बहुत में है, आपकी मेमोरी में वो चीज़ें हैं, तो आप उसका सही आंसर दे देते हो, तो आप विन कर जाते हो, आप जीत जाते हो। जब हम मोबाइल पर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी हमारे दिमाग में मेमोरी कब रहती है? जब चित्रोपम वर्णनात्मक शैली में हम स्वाध्याय करें। चित्रोपम वर्णनात्मक शैली क्या है? आपने किताब ली, उस किताब में आपने देखा कि एक रानी थी, एक राजा था, उनके पास 7 घोड़े का एक रथ था, घोड़े जब बाहर निकलते थे तो वहाँ बाहर एक कुआं था, वहाँ 3 बौने थे, वहाँ 2 पेड़। अब आपके दिमाग में सब बन रहा है, अब आपके दिमाग में सारा विजुअलाइज होता जा रहा है कि महल भी बन गया, एकदम देख रहे हो, अच्छा महल है, ऐसा ये है, ऐसा ये है। तो वो उससे जैसे ही आप उसे पढ़ना शुरू करते हो, आपके दिमाग के जैसे 4 पोर्शन हैं, मोटी भाषा में ऐसा समझिए कि 4 कमरे हैं दिमाग के, वो चारों कमरे खुल जाते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल से पढ़ते हैं या टेलीविज़न को देखते हैं या फिल्मों में को उस तरह से देखते हैं तो हमारा सिर्फ एक कमरा खुलता है बस, क्योंकि वहीं सामने जो फिल्म चल रही है उसमें रानी भी सामने खड़ी है, उसमें महल भी सामने बना हुआ है, उसमें बोने भी खड़े हैं। कल्पना तो हुई नहीं किसी चीज़ की, सारा सिस्टम ही हाइपोथेटिकली चीज़ों से काम करता है। आपका दिमाग सृजनात्मक तब होता है, फर्टाइल तब होता है जब आप कल्पनात्मक ढंग से चीज़ों को सोचते हैं। देखो अभी हम इस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस अंक को, ये यूट्यूब पर हम डालेंगे, ये यूट्यूब से दुनिया के घर घर तक पहुंचेगा। ये यूट्यूब पे कोई चीज़ बने और वो लोगों के घर घर तक पहुंचे, इसके पहले कल्पना की गई, फिर कल्पना के बाद उसके प्रयास हुए कि भाई इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है। हम रेडियो पे गाने सुन रहे हैं, रेडियो की पहले कल्पना हुई कि हम यहाँ बैठ करके एक इक्विपमेंट में कोई गाना बजाएं और आप उससे 50-100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठ के उस गाने को सुनते रहें। तो ये जो हाइपोथेटिक प्रोसेस है ये हमारा खत्म हो जाता है जब हम स्वाध्याय नहीं करते। नई पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा दोष एक ये पैदा हो जा रहा है कि इनका स्वाध्याय खत्म हो गया है, घरों में पुस्तकें नहीं रह गई और पुस्तकें बड़े भी नहीं पढ़ते। पहले हम नंदन, चंपक, पराग, चंदा मामा, मधु मुस्कान, ये वो हर घरों में पत्रिकाएं सब्सक्राइब करके आया करती थी। कल्याण अंक, ये अंक, वो अंक, कादम्बनी, हम सरिता, मुक्ता, गृह शोभा, सारी पत्रिकाओं के हम कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन रखते थे। महिलाएं भी थी तो वो कोई ना कोई पत्रिका पढ़ती थी, पुरुष भी थे तो कोई ना कोई चीज़ पढ़ते थे। फिर वो जब घर में पड़ी रहती थी तो बच्चे भी पढ़ते थे, जब वो पढ़ते थे तो उनका एक वास्तविक विकास होता था, एक जेन्युइन ग्रोथ होती थी जो अब नहीं है। अब ये क्या होता है, एक तो इन्होंने जो शब्द सिनेमा में सुने, इन्होंने शब्द मोबाइल में सुने, इन्होंने जो शब्द सोशल मीडिया पर सुने, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। पाठ्यक्रम की जो वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जब वो शब्द इनके सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं तो इनका स्मृति बोध उसका साथ नहीं देता, इनके पास उसका कोई फीडबैक नहीं होता, इसलिए ठीक से उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। हमारा दिमाग उस चीज़ को कोरिलेट करता है जो चीज़ हमने देखी हुई होती है, जिस चीज़ की हमें जानकारी होती है। अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ की बात बताऊं जो आपके कभी अनुभव में नहीं रही, आप उसे कभी भी ठीक से याद नहीं रख सकेंगे। इसलिए प्रैक्टिकल का बहुत महत्व था। पहले गुरुकुलों में सारी शिक्षा ही प्रैक्टिकल थी, थ्योरी ना के बराबर थी। ऐसा समझिए कि आप, एक आदमी ने पढ़ा मेरठ शहर के बारे में और आप मेरठ शहर में रहते हैं, तो आपने कुछ भी मेरठ शहर के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा मेरठ शहर की 5 विशेषताएं बताएं, आप 50 बताओगे, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, रुक जाओ यार बहुत हो गया। और क्योंकि आप पढ़ा तो आपने कहीं भी नहीं, ये प्रैक्टिकल अनुभव है आपके पास। आप गांव, गली, मोहल्ला, चौराहा, कहाँ मूर्ति लगी हुई है, कहाँ पार्क है, कहाँ कौन सा स्कूल है, कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ कौन सी धर्मशाला है, कौन सी बस्ती अच्छी है, कौन सी कॉलोनी पॉश है, कहाँ पे मलिन बस्ती, सब कुछ बता सकते हो आप। रात को किस एरिया से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है, हर चीज़ का आपको ज्ञान आप पूरा लिख सकते हो उसको। ये आपके पास प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इन बच्चों के पास एक तो प्रैक्टिकल अनुभव खत्म हो गया और थ्योरी जो रही वो थ्योरी हवाई थ्योरी रह गई, इसलिए ये पढ़ाई में इनको असुविधा हो रही है और इन्हें विषयों के साथ तालमेल बैठाने में दिक्कत आ रही है। जो इनके पास इनपुट है वो एक आर्टिफिशियल इनपुट है और जब आउटपुट की बात आती है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनके पास है नहीं। देर में बताइए, इनके आदि तो सवाल ही समझ में नहीं आते। इनको जो सवाल की भाषा होती है वो इनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इनका स्वाध्याय नहीं है उस चीज़ का।
तो अगर ये पुस्तकें पढ़ेंगे तो उससे कोरिलेट हो जाएगा। जो जो प्रश्न में एक एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा, वो प्रश्न पत्र बनाएगा, उस प्रश्न पत्र में वही तो भाषा का इस्तेमाल करेगा जो पुस्तकों में लिखी है, और पुस्तक इन्होंने पढ़ी ही नहीं, तो कैसे कोरिलेट कर पाएंगे? एक तो ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरा, ये मोबाइल्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, टेलीविज़न का बिल्कुल ना के बराबर, और किताबों से स्वाध्याय करें, लाइब्रेरीज को पढ़ें। आप देखिए ब्रिटिश में यूरोप में, पूरे यूरोपियन लोग इसलिए ज़्यादा इन्वेंशन कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आविष्कार कर पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं, उनकी रीडिंग हैबिट्स बहुत हैं। ये डेनमार्क रह करके आए हैं, अब इनसे पूछिएगा, आपको वहाँ रेल में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ के बाहर, एयरपोर्ट पर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर, पार्कों में, इवन स्विमिंग पूल के किनारे भी, इवन रेस्टोरेंट्स में भी, हॉस्पिटल्स में भी, अगर 50 लोग बैठे हुए होंगे, मुझे 5 के हाथ में किताबें मिलेंगी आपको। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारे यहाँ किसी के हाथ में किताब नहीं मिलेगी आपको, किताब खत्म। बस ये अब हम बहुत बड़े एक गड्ढे की तरफ बढ़ चुके हैं। घरों में, जैसे मैंने कई बैंकों में बोला कि घरों में शराब के वो मिलेंगे, उनके जो केस बनते हैं, उनकी जो और दुनिया भर की चीज़ें, लाइब्रेरी नहीं मिलेगी किसी के यहाँ। तो आप खुद बाजार में कभी जाएं और याद करें कि आपने कितने वर्ष हुए जब कोई पुस्तक खरीदी थी, शायद बहुत साल हो गए होंगे जब आपसे आपने, तो कभी भी आप जाओ, एक कोई अच्छी सी पत्रिका ले आओ, घर में पड़ी रहेगी ना, खाली टाइम में पढ़ने पलटेगा उसके, ये देखिएगा उसको। बस वो आप धीरे धीरे उस चीज़ की लत एक लगा दोगे आप, उससे वोकेबलरी का विकास होगा। जब मैं 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, तब तक लगभग मैं 4,000 किताबें पढ़ चुका था। और मैं अपने मतलब मेरे को सारे राइटर्स के बारे में पता था, जो MA और BA में पढ़ाए जाते थे उनको पढ़ चुका था। हमारे घर में पुस्तकें पढ़ी हुई थी एक्चुअली, हमारे दादाजी के समय से। अभी भी मेरे उनमें की बहुत सी पुस्तकें जिनकी कीमत आनों में है, 2 आने की पुस्तक है, 1 आने की पुस्तक है, ऐसी 50 किताबें आज भी रखी होंगी, 100-200 साल पुरानी किताबें हैं। तो वो हमारे घर में पड़ी हुई थी तो क्या करें? अच्छा, ना तो टेलीविज़न था, ना और माध्यम थे, तो खाली बैठ के नीम के पेड़ के पीछे कहीं भी किताबें पढ़नी होती थी। तो वो पढ़ते पढ़ते आपकी वोकैबुलरी इतनी, हमें शब्दकोश वहीं से आया जो आज हम बोल पाते हैं या बता पाते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत करें, आप इसकी तरफ ध्यान दें। हम बच्चों से लाड़ प्यार करते हैं, पर हम गहरे अर्थों में देखें तो लाड़ प्यार नहीं करते, हम इनके दूसरे अर्थों में शत्रु हो जा रहे हैं। हम इनको गैजेट्स दे रहे हैं। हर फैमिली में यही प्रॉब्लम है। एक, हम इनके मित्र नहीं हैं। हम सोच रहे हैं 1 घंटा हमसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन ये 1 घंटा नहीं, फिर आपको 100 घंटे परेशान करेगा। आप बिल्कुल मोबाइल ना खरीदवाएं, बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना दें, एक टाइम बना दें उसका, क्योंकि उनके मोबाइल का क्या यूज़ है? कोई काम उसका एजुकेशन में नहीं है। मोबाइल घर में रखा ही है, रिश्तेदारों से बात करनी है तो आपके मोबाइल से भी कर लेगा। कोई मामा से, नानी से, मौसी से, बुआ से, बहन से, इनसे अगर बात करनी है तो उनसे कर लेगा। किसी का फ्रेंड्स से भी कुछ करनी है, चलो, या उसकी एक टाइम टेबल बनाएं कि भाई 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम आप मोबाइल यूज़ करेंगे, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और प्यार से समझाएं। कोई थानेदारी भी नहीं करनी है, थानेदारी से बच्चा मानेगा नहीं कि हाथ मत लगा देना, बस इस मोबाइल को दिखाई ना दे जाए तेरे हाथ में मोबाइल। अब ये तो गलत है, इसे प्यार से आप समझाएं। उसको कहा लो मैं मोबाइल ही चलाऊंगा, अब ये जाएगा घर से बाहर जाके पार्क में बैठ जाएगा, अब घर में नहीं चलाएगा। प्यार से समझाएं, उसको इसके डूज एंड डोंट्स बताएं, इसके नुकसान क्या होंगे। तो ये अगर हम कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारा ये स्मृति लोप इसलिए हुआ, मेमोरी पावर इसलिए क्षीण होती जा रही है कि हम अपने दिमाग की एक्सरसाइज, चारों दरवाजे दिमाग के नहीं खोल रहे, तो वहाँ से ताज़ी हवा ही नहीं रही है। अब एक कमरा खुला हुआ है, उसी में सीलन है, तो पूरा घर हमारे लिए बेकार हो गया, दूषित हो गया। तो ये फर्टाइल ब्रेन के तब बनेंगे। दूसरा, इन्हें आर्टिफिशियल भोजन से बचाएं। अभी आज कहेगा अच्छा आप गुरु जी के पास ले गए, पर ये तो थोड़ा बहुत इसको ग्लिम्पसेस है भी मेरे बारे में, तो कि वहाँ जाएंगे तो ऐसी बातें तो मिलेंगी सुनने को। तो जो चीज़ें आर्टिफिशियल फूड है उससे बचाएं, मैदा से बचाएं, और चीज़ों से बचाएं। बहुत अच्छा है छोटे बच्चों के लिए, 1 मुट्ठी चने भिगो दें रात को, ब्लैक ग्राम, कोई भी बच्चा 1 मुट्ठी चने भिगो दें, उसका पानी नितार दें सुबह, और उन्हें भीगे हुए चनों को खाएं चबा करके ही, और उसके बाद 15 मिनट बाद गरम गरम दूध पिएं, 1 कप या 2 कप या 1 गिलास, जो भी पी सकते हैं। उसमें मिश्री पड़ी हो तो बहुत अच्छा है, वरना चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ डाल लें, खांड डाल लें, शक्कर डाल लें तो बहुत अच्छा है। अगर गुनगुना है तो शहद भी डाल सकते हैं, पर 30 डिग्री से अबव, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान दूध का है तो उसमें शहद नहीं मिलाते कभी। इनके दिमाग बहुत तेज़ होने लगेंगे, इनका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन को चाहिए होती है वो चना उससे सबसे ज़्यादा पैदा करता है। खाए चना रहे बना।
शुगर नहीं होगा और बहुत तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। चना अगर आदमी जीवन में 10 वर्ष इस्तेमाल कर ले तो अगर वो 100 साल जिंदा रहता है और 10 साल उसने लगातार चना खाया है तो 90 वर्षों में कभी भी शुगर नहीं होगी उसको। सिर्फ साधारण चीज, सस्ती चीज, पर हमेशा गरीबों का खाना मान बैठे कि चने, ओ तू तो बड़ा गरीब आदमी है, और पिज्जा तो तू तो बड़ा अमीर आदमी है। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा बाहर, तो है ना। तो ये हमें ऐसे और वैसे ही बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो अपनी और खुद भी खाने लगो, क्या बुराई है। आप हफ्ते में 3 दिन चने उबाल के ही उनका ही नाश्ता बनाओ, उन्हें थोड़ा छोंक लो, जीरा डाल के, धनिया डाल के, हरी मिर्च डाल के, वही दो बच्चों को नाश्ते में कि भैया यही खाएंगे सब। ऑप्शन ही खत्म कर दो। ब्रेड से बचाओ इनको बर्गर से बचाओ, इनको चाउमीन से बचाओ, इनको ये जितने भी फास्ट फूड हैं। पूरा अमेरिका ठप हो गया है। उन बच्चों को आप पुस्तकें भी दीजिए, क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ आंसर बुक भी दीजिए, तब भी वो उसका उत्तर नहीं लिख पाते हैं। स्थिति ये बन जाती है। और सुनिए आगे की बात, क्योंकि मैं तो कई यूनिवर्सिटीज़ में मुझे वहाँ उनके साथ मेरा संपर्क रहता है, प्रोफेसर्स के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी। वो कहते हैं यही नहीं, अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्वेश्चन नंबर 50 पर लिखा है, आप टिक मार्क करके दे दें, तब भी बच्चा अगर 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं 3, 3.5, 2.5 ही करके आता है। वो लिखने निशान भी लगा दिया कि भैया पहला मतलब पहले पे गोला मार के कि ये पहले का यहाँ से टीप दे, 2 नंबर यहाँ से टीप दे। वो टीप भी नहीं पा रहा है क्योंकि अभ्यास नहीं रहा लिखने का। पढ़ने का अभ्यास करिए और लिखने का भी करिए, लिखिए भी। जैसे कोई भी विषय आपने देखा, जैसे तुम डेनमार्क घूम के आए हो, डेनमार्क में ब्लॉग लिखो, वहां के ऊपर 10-15 ब्लॉग बनाओ। तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं ये मैं, तो तुम्हें वो कैसा लगा देश। पहले दिन से, फर्स्ट डे से तुम यहाँ से एयरपोर्ट कैसे गए, फिर एयरपोर्ट में तुम हवाई जहाज में कैसे चढ़े, फिर तुम वहाँ कहाँ जाके उतरते ही तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ, फिर पिछले हफ्ते भर, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना तुम्हें वहाँ कैसा लगा, किस तरह के लोग मिले। इसको लिखना शुरू करो। जब तुम इसे लिखोगे, भले ही ब्लॉग पर लिखो, गूगल पर लिखो, इंटरनेट पर लिखो, इसे लिखने से तुम्हारा स्मृति बहुत विकसित होगा। और सिर्फ और कुछ भी नहीं, एजुकेशन में यही काम आता है बस। जितनी शार्प मेमोरी है उतने शार्प आप स्टूडेंट हैं, उतने शार्प आप स्कॉलर हैं, उतने बढ़िया आपको नंबर मिलने वाले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इसमें मदद करती हैं। ये अगर हम साथ में ले लें, इसके लिए हमें खुद भी तपस्या करनी पड़ेगी। हमें पेरेंट्स को बहुत सी चीज़ें घरों से बाहर निकालनी पड़ेंगी। टेलीविज़न, जो जैसे बच्चे अभी ग्रोथ इनकी हो रही है, टीवी को बंद कर दीजिए, एक चादर में लपेट के टांट पे रख दो उसको ऊपर, उसे 5-7 साल बाद उतारना नीचे, जब ये बच्चे ग्रेजुएशन से बाहर निकल जाएं। क्योंकि हम बैठ के देखते हैं तो ये बेचारे कहाँ जाएं। अच्छा, 1-2 कमरे के तो मकान हो गए भाई, कितने कमरे, 3-4 कमरों के मकान है, वो आवाज़ भी जाएगी, कुछ भी होगा, बच्चा डिस्टर्ब हो गई होगा। अच्छा, हम भी नहीं छोड़ पा रहे वो जो सीरियल आ रहा है उसका मोह, चाहे कोई वटेवर कोई भी सीरियल है, लेकिन है तो सब कल्पना जगत ही। उसमें डिस्क्लेमर लगा के वो लिख देते हैं कि सारा ये काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चा देखने वाला सोचता है कि वास्तविक दुनिया यही है। तो जो वास्तविक दुनिया है ही नहीं, हम उसे वास्तविक दुनिया बता रहे हैं, तो वो तो फिर फैंटेसी में जाएगा ही, वो तो फिर बेचारा इधर उधर दिग्भ्रमित होगा ही, कन्फ्यूजन और इल्यूजन में जीवन उसका जाएगा ही। तो ये हमें इसके लिए खुद परीक्षा देनी पड़ेगी। बच्चे परीक्षा नहीं देते, माँ बाप को परीक्षा देनी पड़ती है। तो आप ऐसा करें और अपने घर में कोई भी पत्रिकाएं लानी शुरू करें। हमारे यहाँ से ले जाइए, बहुत पुस्तकें हैं। कोई भी अच्छा कोई चीज़ ले लीजिए, उसे अपने घर में रखिए, और कोई किसी की सब्सक्रिप्शन ले लो, कल्याण की ले लो, कुछ और अच्छी पत्रिका की ले लो, हर महीने आएगी घर में। तो 20 रुपये की पत्रिका है, 10 रुपये की पत्रिका है, पहले घर में पढ़ो, फिर उसे जाके काउंटर पर रख दो, दुकान पर भी स्टाफ ही पढ़ेगा खाली बैठा बैठा, किसी का तो बुद्धि ठीक होगी, उनमें तो अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उनमें कोई खराब बातें तो है नहीं। हमने ऑप्शंस भी कम कर दिए एक्चुअली। बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है तो हमारी शिकायत है, लेकिन मोबाइल के बाद हम उसे क्या दे पाते हैं, कोई जरिया नहीं हमारे पास। या और कौन से ऐसे गेम हैं, कौन सी ऐसी खेलने की चीज़ें हैं, कुछ हैं, वो भी हमने गायब कर दी। तो फिर क्या करें, वो घूम फिर के फिर मोबाइल पे चला जाता। तो अगर थोड़ा भी इससे कंट्रोल कर लें, जैसे अभी अगर बच्चा अगर 8 घंटे मोबाइल चला रहा है, उसे पहले 4 घंटे पर लाओ, 5 घंटे पर लाओ, फिर 2 घंटे पर लाओ। धीरे धीरे उसे खुद अपने शरीर, फिर इन्हें नींद ठीक नहीं आएगी, इन्हें भूख ठीक नहीं लगेगी, इनके पेट साफ नहीं होंगे, इनका दिमाग भारी आते भारी माथे। अगर आंत भारी है तो भारी माथ है, माथा भी भारी रहेगा। हाथ पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, बीमारियों पर डंडा। हाथ पैर गर्म रहने चाहिए, पेट नरम रहना चाहिए, सिर ठंडा होना चाहिए, माथा ठंडा होना चाहिए, फिर बीमारी आपके पास कोई नहीं फटकेगी। तो उनका सारा शेड्यूल ही चूंकि गड़बड़ा गया, तो बेचारों के स्वास्थ्य भी इनके खराब हुए जा रहे हैं जरा छोटी छोटी चीज़ों में। तो ये अगर हम छोटा छोटा ख्याल में ले लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो तुम्हें मैंने एक होमवर्क दिया, अब तुम एक ब्लॉग तैयार करना,
और मुझे भेजना उसको टेक्स्ट को, जैसे भी जो तुम्हें को राइटर तो हो नहीं ना, तुम्हें उसकी कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई देखना है कि तुम्हें कोई कहीं उस पर तुम्हें अवार्ड मिलना है। जैसी भाषा में जो बात तुम किसी को बताना चाह रहे हो बस वही उसमें लिखो कि मेरा नाम ये, मेरी उम्र ये, मैंने ये, बस जो भी तुम्हारे ऊपर बीती है उसको लिखना शुरू करो। तो तुम्हें एक तो लिखने का अभ्यास बनेगा और दूसरा तुम्हारे शब्दकोश में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिखने के लिए फिर तुम शब्द खोजोगे तो डिक्शनरी की मदद लोगे, किसी और चीज़ की मदद लोगे, वहाँ से दिमाग का काम चालू हो गया। तो ये पढ़ना और लिखना, इसमें तो कहते कितना पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे का मतलब यही था कितना पढ़ा लिखा है ये इंसान। अगर पढ़ा है और लिखा नहीं है तो वो अधूरा है वो, और खाली लिखा है और पढ़ा नहीं है तो भी कुछ नहीं जानता है वो। तो पढ़ा लिखा आदमी तभी कहलाएगा जब वो पढ़ेगा भी और लिखेगा भी। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।